हेलो दोस्तों, आज अपन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़ का पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने इस चैप्टर के अंदर टिश्यूज़ क्या होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ और उसके सारे टाइप्स डिटेल में पढ़ लिया। एनिमल टिश्यू भी स्टार्ट कर दिया है, उसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के साथ में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अभी तक अपन ने एनिमल टिश्यू के अंदर जितने टिश्यू पढ़े ना, उसके अंदर अगर सबसे ईजिएस्ट टिश्यू अगर समझना है तो वो मस्कुलर टिश्यू बहुत सिंपल है। तो सबसे पहला पॉइंट है, इसको मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन लिखा आता है कि मसल फाइबर क्या होता है, उसके टाइप्स लिखो तो कंफ्यूज मत होना। मसल फाइबर्स मस्कुलर टिश्यू एक ही है। कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो मस्कुलर टिश्यू तो इसके अंदर एक बात तो याद रखना, मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट करता है। ऐसा कोई भी मस्कुलर टिश्यू नहीं है जो मूवमेंट नहीं करता, और अपने बॉडी के अंदर जितने भी मूवमेंट होते हैं उन सब का रिस्पॉन्सिबल मस्कुलर टिश्यू है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसके पास में स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। दो होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। ये आपके 11th में आएगा, याद रखना चाहते हो तो याद रख लेना, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन दो प्रोटीन होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहलाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इसीलिए कहलाते हैं बिकॉज ये मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करा के मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये दोनों प्रोटीन से होते हैं, इसलिए इनको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहलाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अ बॉडी, अपने बॉडी के अंदर जहाँ पे भी मूवमेंट हो रहा है, अगर आप एक स्माइल भी दे रहे हो ना तो उसके अंदर भी बहुत सारे मसल्स का मूवमेंट होता है। एंड वो जो मूवमेंट होता है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पे मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। एंड उसके अंदर कौन, ये दो प्रोटीन्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, एक्टिन और मायोसिन। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं, स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। तीनों को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है स्ट्राइटेड मसल्स। तो ये रहा अपना स्ट्राइटेड मसल्स। इसका अदर नेम क्या होता है, सबसे पहले इसको और किसके, अगर एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं कि ना वॉलंटरी मसल्स क्या होता है, ऐसा नहीं पूछते, सीधा स्केलेटल मसल्स पूछ लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए इसका और कौन कौन से नाम होता है। तो ये क्यों ऐसे नाम है वो भी आगे अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इनको स्ट्राइटेड मसल्स क्यों बोला जाता है। दे हैव ऑल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्राइशंस। यानी कि आप जेब्रा देखा होगा, उसके अंदर है ना लाइट और डार्क स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, वैसे इस मसल्स के अंदर स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। एक डार्क रहता है, फिर वापस वाइट रहता है, फिर वापस डार्क रहता है, ऐसे स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। इन्हीं को स्ट्राइशंस बोला जाता है। ठीक है, तो इन मसल्स के ऊपर अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको ऐसे स्ट्रिप्स नजर आएंगी, जैसे जेब्रा के ऊपर होती है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, स्ट्राइटेड मसल्स बोला जाता है। बहुत सिंपल है। द सेल्स आर लॉन्ग, इसके सेल्स कैसे होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तीनों टाइप के जो मसल्स है उसके अंदर ये गिवन है आपके बुक के अंदर, इंपॉर्टेंट है। द सेल्स आर लॉन्ग, लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। क्या होते हैं, लंबे, ठीक है, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर शेप के, अनब्रांच यानी इनके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है, सीधे होते हैं या फिर ऐसे होंगे जैसे भी होंगे, लेकिन ब्रांचिंग इसके अंदर नहीं होगी। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएट यानी सेल एक ही है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है। ये आप डायग्राम देखो आपको समझ आएगा। ये रहा अनब्रांच्ड, इसमें से कोई ब्रांच निकला हुआ आपको नजर नहीं आ रहा, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। एंड इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये देखो 3 न्यूक्लियस ये इसके अंदर ही दिख गए अपन को, और ये स्ट्राइएशंस इसके। वी कैन मूव एंड स्टॉप व्हेन वी डिसाइड, हैंस वॉलेंटरी मसल्स। यानी ये ऐसे मसल्स है जो अपने कहने को मानते हैं, ठीक है, अपनी इज्जत रखते हैं, ऐसे समझ लेना। अपनी इज्जत रखने वाले मसल्स कौन से, स्ट्राइटेड मसल्स है। जो अपन जब बोलते तब मूव करेंगे, अपन जब बोलते रुक जा तो रुक जाएंगे, मतलब अपन जब चाहते हैं, जैसे अपने हाथ के हो गए, ठीक है, हाथ के मसल्स, जब मैं चाह रही हूँ मैं मूव कर रही हूँ तो मैं मूव कर रही हूँ। तो इन मसल्स को इसीलिए बोला जाता है वॉलेंटरी मसल्स, यानी कि सोच के अपन जो कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी मसल्स। मोस्टली अटैच टू बोन्स, ये जो मसल्स होते हैं ये मोस्टली बोन से अटैच होते हैं, इसीलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है। यानी अपना स्केलेटन, ठीक है, अपना जो बोन का पूरा फ्रेमवर्क है अपना स्केलेटन से अटैच होने के कारण इनको क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स। डायग्राम देख लेना, इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के तो मार्क्स मिलते ही है। नेक्स्ट आता है स्मूथ मसल्स। इसके अदर नेम्स क्या है, अनस्ट्रेटेड, इनवॉलेंटरी मसल्स, ये दोनों है इसके। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है, द सेल्स आर लॉन्ग। इस स्मूथ मसल्स के सेल्स कैसे होता है अभी ये देखते हैं अपन। इसके सेल्स कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, उनके भी थे, पढ़ा था अपन ने, ठीक है, लॉन्ग होते हैं। इसके कैसे सेल्स है, विथ पॉइंटेड एंड्स, यानी कि उसके अंदर कैसे सेल्स थे, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, ठीक है, उसके सेल्स सिलेंड्रिकल थे और इसके सेल्स पॉइंटेड, यानी कि एंड जो होता है वो पॉइंटेड है इसके,
द सेल्स आर लॉन्ग, ये भी दोनों लंबे ही हैं, लेकिन इसका सेल्स पॉइंटेड एंड्स वाला है, और ऐसा सेल जिसके एंड्स पॉइंटेड होते हैं ना, उन्हीं को स्पिंडल शेप बोला जाता है। ऐसे एंड्स जो होते हैं वो तीखे तीखे होते हैं, तो उसको स्पिंडल शेप्ड बोला जाता है। और एक और बात, वहाँ पर क्या था, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड था, जबकि ये कैसा यूनि न्यूक्लिएटेड, यानी एक ही न्यूक्लियस है इसके अंदर। वी कैन नॉट मूव और स्टार्ट एंड स्टॉप व्हेन वी वांट टू, हैंस इनवॉलेंटरी मसल्स। इसको इनवॉलेंटरी मसल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अपनी इज्जत नहीं रखते, यानी अपन जब सोचते हैं तभी चलेंगे, जब नहीं सोच रहे तब नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं है। ये अपने हिसाब से काम करते हैं, इसीलिए इनको इनवॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल अपन यहाँ पर इतने सारे आपको आराम से समझ आ जाएगा। मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, यानी अपने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो फूड जाता है, जैसे मान लो आपने ना खाना या फिर पानी कुछ भी आपने निगला, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि भाई वो स्टोमक के अंदर एंटर नहीं करे, ईसोफेगस के अंदर थोड़ी देर बैठ जाए, तो ऐसे नहीं होगा, वो तो चला ही जाएगा। और फिर आप सोच रहे हो कि नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाना है, ठीक है, तो फिर वो ऐसा नहीं रहेगा, वो स्टोमक में रहेगा, 4 घंटे रहेगा, उसके बाद में वो अपने आप निकल जाएगा, आपसे कोई पूछता नहीं रहेगा। तो ये कैसा है, इनवॉलेंटरी मसल्स है, अपनी इज्जत नहीं रखता है ये। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर भी एक मसल लेयर होती है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होती रहती है, और ब्लड वेसल्स कभी पूछती नहीं, ठीक है, उनका क्या काम है, हर एक रीजन के अंदर ब्लड लेके जाना है, और वो लेके जाएंगी कैसे भी, है ना, जहाँ पर उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, वो उसके हिसाब से करती रहेंगी। आइरिस ऑफ द, तो आइरिस ऑफ द आई के अंदर भी स्मूथ मसल प्रेजेंट है। और यूरेटर्स यानी कि अपने किडनी से जो यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को लेके आते हैं ना, उनको यूरेटर्स बोलते हैं, उसके अंदर भी स्मूथ मसल प्रेजेंट है। और ब्रोंकाई ऑफ लंग्स अपना ये जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया जब अपने ना दोनों लेफ्ट राइट लंग्स के अंदर जब एंटर करता है, तब ऐसे ब्रांच होता है, इसी को, इन दोनों को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, इन दोनों को ब्रोंकाई बोलते हैं। तो यहाँ पर भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, इसके अंदर डायग्राम ये रहा इसका, नो लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्राइशंस इसके अंदर कोई भी, जैसे जेब्रा के अंदर मैंने आपको बताया था स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे इसके अंदर कोई स्ट्रिप्स नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल्स। इसके अंदर कोई भी स्ट्रेशंस नहीं है, इसीलिए अनस्ट्रेटेड मसल्स। ये इसका डायग्राम, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया इसका, और ये आपको दिख रहा है, ये स्पिंडल शेप की इसकी एंड, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड सेल्स लिख सकते हो आप, स्पिंडल शेप्ड सेल्स। ये मैंने एक ही सेल को लिया है, सेल, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स, थर्ड वाला लास्ट मसल अपना। ये वाला मसल बहुत खास है, बिकॉज ये अपने पूरे बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, पूरे अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट है कार्डियक मसल्स। हार्ट मसल सेल्स आर सिलिंड्रिकल। अब ये कैसे दिखने में दिखते हैं अपन समझते हैं, ये सिलिंड्रिकल होते हैं। ये सिलिंड्रिकल एक और कौन था, फर्स्ट वाला अपना, ठीक है, स्केलेटल मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स, वो कैसे थे, सिलिंड्रिकल थे। और ये कैसा है, ब्रांच्ड है। अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसमें से कोई भी ब्रांच नहीं है, ठीक है, ये भी अनब्रांच्ड है, इसके अंदर तो ऐसा है ही नहीं, ठीक है, ब्रांच नहीं है। और वो वाला भी ब्रांच नहीं था, स्ट्राइटेड मसल भी ब्रांच नहीं था। ये यूनिन्यूक्लिएटेड, ये वाला भी यूनिन्यूक्लिएटेड था, ठीक है। द मसल्स ऑफ हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, ये कार्डियक मसल्स जो होते हैं ना, कार्डियक मसल्स जो होते हैं, ये ऐसे इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं। इनवॉलेंटरी मसल ये भी आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, आपकी कोई इज्जत रखने वाला है नहीं है, ये अपने हिसाब से रिदम में, ये देखो आप इसको नोट करना, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यानी एक रिदम, एक पैटर्न को फॉलो करता है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होता रहता है। और थ्रू आउट द लाइफ, एक क्षण के लिए भी हार्ट रुकता नहीं है, ठीक है, पूरा जब से अपन जन्मे तब तक, जब तक अपन दुनिया को छोड़ के जाते नहीं तब तक हार्ट बीट करता ही रहता है, एक भी क्षण नहीं रुकता है। नेक्स्ट है इनवॉलेंटरी मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस नॉन स्टॉप कॉल्ड कार्डियक मसल्स, यानी ये है इनवॉलेंटरी मसल्स। पहले वाले भी इनवॉलेंटरी मसल्स नाम तो था उनका, लेकिन आप इसके अंदर देखो ये अलग है और है ना ये वाला अलग है, इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये सब अलग है, ठीक है। ये है इनवॉलेंटरी मसल्स इन द सेंस कि ये अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, लेकिन ये नॉन स्टॉप वर्क करते रहते हैं, रिदम के अकॉर्डिंग, एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करते रहते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। ये इसका डायग्राम हो गया। ये जो है ये स्ट्राइशंस है, इसके अंदर भी कुछ कुछ बैंड्स दिखते हैं, लेकिन जैसे अपने स्ट्राइटेड मसल्स है ना, एक वाइट फिर ब्लैक, ऐसा स्ट्रिप्स नहीं दिखेगा, बीच बीच में ऐसे इसके अंदर स्ट्राइशंस दिख रहे हैं। ये है अपने स्ट्राइशंस एंड ये है इसका न्यूक्लियस। तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, दिख रहा है आपको, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड, ये न्यूक्लियस है। तो ये कार्डियक मसल का डायग्राम हो गया। नेक्स्ट मसल टिश्यू कंप्लीट हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल है ये, एकदम दिमाग में भी बैठ जाता है। तो लास्ट अपना टिश्यू है इस चैप्टर का, नर्वस टिश्यू। ऑल सेल्स
हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। ये जो स्टिमुलस क्या होता है ना, जैसे कोई भी, जैसे ना मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। अगर कोई एनिमल है, वो क्या कर रहा है, गर्मी में धूप में जाके खड़ा है। एनिमल की बात छोड़ो, अपन है, ठंड लग रही है अपन को, तो अपन क्या गर्मी में जाके खड़े रहते हैं। तो अपन गर्मी में जाके खड़े रहने का कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, ठंड है, तो उसी को स्टिमुलस बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे तो इसके अंदर स्टिमुलस क्या है, कॉज को स्टिमुलस बोला जाता है। तो इसके अंदर स्टिमुलस क्या है, कोल्ड है, कोल्ड लग रही है इसीलिए अपन गर्मी में जाके खड़े हैं। तो वैसे ही इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी जब चेंज होता है, उसके कारण जो रिस्पॉन्ड करता है ना सेल, तो वो जो इन्वायरमेंट में चेंज होने के कारण जिसकी वजह से रिस्पॉन्ड हो रहा है, उस चेंज को क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। तो सारे सेल्स के पास में एबिलिटी होती है कि स्टिमुलस, कोई चेंज अगर होता है उनके इन्वायरमेंट में, तो वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। सारे सेल्स के पास में एबिलिटी होती है। लेकिन नर्वस टिश्यू को अलग क्यों अपन ने बना रखा, बिकॉज ये सेल्स इसके अंदर एकदम स्पेशल है। जैसे स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं ना उनके लिए, वैसे ये इसी काम में स्पेशल है, इसी के ये बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट है। किसके लिए, ये बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट है, यानी कि इनको छोटी भी अगर चेंज हो जाती है इन्वायरमेंट में अंदर, तो ये फटाक से पहचान लेते हैं। एंड ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि उस स्टिमुलस को खुद नहीं रखता है, खुद मतलब ऐसा नहीं होता है कि हाँ हमको कोई बाहर चेंज नज़र आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये अकेले रिस्पॉन्ड कर दिया, ऐसा नहीं। ये उसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते कि यहाँ पर एक चेंज आया है, यूँ करके पूरी बॉडी के अंदर रैपिडली, बहुत फास्ट ये ट्रांसमिट कर देते हैं। द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स आर कम्प्लीटली मेड ऑफ नर्वस टिश्यू, यानी अपना जो ब्रेन है, स्पाइनल कोड है और अपने जो नर्व्स है, ये कम्प्लीटली किसके बने हुए हैं, नर्वस टिश्यू के बने हुए हैं, ठीक है। स्पाइनल कोड और बैकबोन के अंदर कंफ्यूज मत करना, बैकबोन अपना बोन होता है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर स्पाइनल कोड प्रेजेंट होता है। ये एकदम हड्डी जैसा नहीं होता है, ये सॉफ्ट होता है। ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स, ये पूरे किससे बने, नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू के अंदर नर्व सेल्स होंगे, है ना, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इसके अंदर कौन से सेल्स है, नर्व सेल्स है, जिनको क्या बोला जाता है, न्यूरॉन्स बोला जाता है। अब आता है अपना न्यूरॉन, एक सिंगल न्यूरॉन की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ये न्यूरॉन का डायग्राम हो क्या, न्यूरॉन के बारे में हमेशा पूछा जाता है, 10th में भी आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है इसको। न्यूरॉन का पहले डायग्राम समझ लेंगे, फिर इसका ये पढ़ेंगे तो आसान लगेगा। ये सबसे पहले अपना क्या है, 2 पार्ट के अंदर न्यूरॉन को डिवाइड किया है। ये है इसका सेल बॉडी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक इसका क्या है, ये ऊपर वाला रीजन सेल बॉडी। उसके बाद में इसकी एक टेल टाइप या फिर लॉन्ग एक रीजन है जिसको अपन पूरे को बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। ये वाला सेल बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है एंड उसके अंदर यहाँ पर अपना साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। उसके बाद में ये इसके पास में साइटोप्लाज्म है एंड यहाँ पर ये जो है ब्रांच टाइप अपने निकले हुए हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये डेंड्राइट है। ये किसके काम आता है, ये जैसे मैं आपको आगे समझाऊंगी ये कहाँ पर काम आता है, ठीक है ना, डेंड्राइट्स के बारे में। एक्सॉन है, ये आप ये लेबलिंग आप अच्छे से समझ लेना। इसका सेल बॉडी है ये पूरा ऊपर वाला, उसके अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और यहाँ से जो ब्रांच रीजन निकल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। एंड ये अपना क्या है, एक्सॉन है, लंबा वाला रीजन जो है। एंड लास्ट में नर्व एंड हो रही है, नर्व एंडिंग है यहाँ पे। नेक्स्ट है न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी एंड ए सिंगल लॉन्ग पार्ट, ये बोल दिया मैंने, आपको समझा दिया। सेल बॉडी इंक्लूड्स न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड शॉर्ट ब्रांच्ड हेयर लाइक पार्ट्स, डेंड्राइट। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, डेंड्राइट होता है। सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एज एक्सॉन, सिंगल अपने पास में जो लंबा रीजन है इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। मैनी न्यूरॉन्स आर जॉइंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म नर्व। मैं आपको यहाँ आपको डेंड्राइट का फंक्शन यहाँ पे समझाऊंगी। ये कैसे होता है कि है ना, बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो कनेक्टिव टिश्यू के साथ में मिलके नर्व को बनाते हैं। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ। ये एक डेंड्राइट है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, यहाँ से ऐसा आ रहा है, ठीक है, यहाँ से नर्व एंड हो रही है अपनी, एंड इससे यहाँ से बहुत सारे डेंड्राइट्स निकले हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है। एंड बहुत बकवास बना है वो, कोई बात नहीं। यहाँ से अब दूसरा यहाँ पर क्या है, न्यूरॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर नर्व एंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ से वापस से अपना इसका सेल बॉडी आ गई, ये यहाँ पे वापस से डेंड्राइट प्रेजेंट है। तो डेंड्राइट के मतलब न्यूरॉन्स क्या होते हैं, एक के बाद एक ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये नर्व सेल्स नर्वस टिश्यू करता क्या है, ये स्टिमुलस को बहुत स्पीड में ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ से सिग्नल आएगा और यहाँ से वापस से डेंड्राइट ही उसको लेता है,
इन दोनों के बीच में साइनैप्स होता है, ये सब आप 11th में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि नर्व एंडिंग यहाँ पर रहता है, उसके बाद में दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट प्रेजेंट होता है, यहाँ से सिग्नल यहाँ पर ट्रांसफर होता है, फिर वापस से यहाँ से ट्रांसफर होकर यूँ चलता है। आप एक बात समझना, कभी भी उल्टा नहीं चलता है, ठीक है ना। सिग्नल हमेशा डेंड्राइट से लेकर एक्सॉन की तरफ ही जाएगा, एक्सॉन से डेंड्राइट में कभी नहीं जाता है, डेंड्राइट से एक्सॉन में जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसा जरूर होगा कि एक डेंड्राइट का एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाएगा, ठीक है, लेकिन एक ही न्यूरॉन के अंदर एक्सॉन से डेंड्राइट नहीं जाता, हमेशा इस डायरेक्शन में चलेगा, मतलब एक्सॉन फिर उसके बाद में दूसरे वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट, इस तरह से आगे आगे पास होता जाता है। मैनी न्यूरॉन्स आर जॉइंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म अ नर्व, ठीक है। बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्टिव टिश्यू के साथ में ज्वाइन होते हैं और फिर वो एक नर्व बनाते हैं। नर्व जो होता है अपने बॉडी के हर एक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, आई ले लो, हैंड्स ले लो, लेग्स ले लो, हर एक जगह के अंदर अपने पास में नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्टिव टिश्यू के साथ में, कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे न्यूरॉन्स को जोड़ता है, ठीक है, आर जॉइंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे न्यूरॉन्स को जोड़ता है, क्या बनाने के लिए, नर्व बनाने के लिए। एंड नर्व का क्या फंक्शन है, वही काम है, स्टिमुलस को मतलब देखना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है एंड उसको ट्रांसमिट करना होता है। एक न्यूरॉन 1 मीटर लंबा भी हो सकता है, ठीक है ना। 1 मीटर एक एवरेज पर्सन की हाइट 1.7 मीटर तक की होती है, तो फिर आप सोच लो अपने हाइट की लंबाई तक का न्यूरॉन भी होता है, बहुत अमेजिंग है। नर्व इम्पल्सेस allow us to move our muscles when we want to, ठीक है। मतलब नर्व इम्पल्सेस यानी कि अपना जो सिग्नल हो गया, जैसे मेरे को यहाँ पे इस पेन से मेरे को यहाँ पे चुबा, ठीक है, इस पेन से मेरे को यहाँ पे चुबा, तो ये जो है यहाँ पर जो मेरे पास में ना न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो कंबाइन होकर नर्व बना के बैठे हैं। अब वो नर्व के अंदर वो सिग्नल होगी ना, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम सिग्नल सेकंड्स के अंदर ब्रेन में जाती है एंड ब्रेन वापस से उसको रिस्पॉन्ड करके बोलता है कि अपना हाथ हटाओ, या फिर मैंने इस हाथ से इसको चुबा रही हूँ तो ये हाथ हटाओ, यूँ करके अपन को पता पड़ता है, बोलता है, ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है। तो ये जो लेके जाता है ये कौन कर रहा है, अपन जो हाथ हटा रहे हैं, अपन जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये क्यों कर रहा है अपन, मतलब मसल को मैं हिला रही हूँ ना, तो ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स यहाँ पे प्रेजेंट होकर अपन को बता रहे हैं कि तेरे को यहाँ पे चोट लग रही है, जो भी हो रहा है, ठीक है, गर्म चाय गिर गया या फिर कुछ भी हो गया, तो वो अपन को नर्व इम्पल्स यानी कि सिग्नल ही अपन को बताते हैं मसल को मूव करने के लिए। तो वो यहाँ पे लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ मसल एंड नर्व फाइबर्स इनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली, यानी कि मसल्स, हर एक मसल, जैसे लेग के मसल हो गए, हैंड के मसल हो गए, ठीक है, हर एक मसल के अंदर नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बहुत सारे नर्व्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये जो नर्व्स होते हैं यही अपन को हेल्प करते हैं मसल को मूव करने के लिए, ठीक है, रैपिडली। जब अपन को कोई डेंजर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तब यही रैपिडली मूव करने में हेल्प करता है। तो इसके साथ ही अपना चैप्टर फिनिश हो जाता है एंड इसके बाद में अपना क्वेश्चन आंसर का एक और वीडियो आएगा और उसके बाद में ये आपका चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।